Wait, can I start? उबैद, आपको आवाज़ आ रही है तो आप प्लीज़ रिस्पॉन्ड कर दें। शुड आई स्टार्ट द सेशन और नॉट? आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है और अब आप स्टार्ट कर दें। पार्टिसिपेंट्स भी आ रहे हैं ऐसे सब। ओके उबैद, आप स्क्रीन को फुल कर दीजिए। सबसे पहले तो जितने भी ऑडियंस हैं यहाँ पे, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस के आप लोग सेलेक्ट हुए इस ट्रेनिंग सेशन में। और थैंक्स फॉर दी अपॉर्चुनिटी के मुझे देखा गया कि कन्फेक्शनरी में आप लोग को मैं सेशन दूँ। सूर्य इंटरनेशनल जो है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो न्यू एफटीज बनने जा रहे हैं, मार्केट में आएंगे, जाहिर है इनकी नॉलेज में इजाफा होगा। और ये सेशन बहुत ही जो है हेल्पफुल साबित होगा इनके फ्यूचर के लिए। कन्फेक्शनरी द गेम चेंजर, ये एक कॉन्सेप्ट जो दिया है, द गेम चेंजर। कन्फेक्शनरी को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। आप स्पाइसेस इंडस्ट्री भी ले लें तो उसके अंदर भी कन्फेक्शनरी या शुगर आप कह लें तो वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आप जब फ्यूचर में जाएंगे तो जाहिर है आपको ये आइडिया होगा कि शुगर जो है वो स्पाइसेस के अंदर भी कहीं ना कहीं इस रेसिपी में यूज होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है शुगर का। शुगर हो गई और डिफरेंट टाइप्स के और जो हैं कन्फेक्शनरी के आइटम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की शुगर्स और भी यूज हो रही होती हैं। उबैद, इसकी फुल स्क्रीन कर देंगे आप? तो मैंने जो है मैक्सिमम कोशिश ये की है कि इंडस्ट्रियल नॉलेज आप लोग को दूं, क्योंकि थ्योरेटिकली तो जाहिर है आप लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी चीज़ें देख लेते हैं, बुक्स में, लिटरेचर में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, लेकिन इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है थ्योरेटिकली। उसके साथ जो है आपको पता होता है कि जो आपने पढ़ा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन फैक्ट्रीज में कैसे हो रही है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए। और जाहिर है जब आप लोग इंडस्ट्रीज में आएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप लोग को पता होता है कि आप लोग जो पढ़ कर आए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है। क्योंकि इंडस्ट्रीज में अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे तो काफ़ी पुराने एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं 25 साल से, 30 साल से। उनको वो नॉलेज, बेसिक नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको प्रोफेशनल नॉलेज बहुत है। उनको पता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास बहुत है। उनको पता है कि शुगर है या कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट है आपका तो कैसे बिहेव करेगा प्लांट पे। उनको वो नॉलेज है, लेकिन उनको सारे बेसिक्स जो चीज़ें हैं उनको वो केमिस्ट्री उस चीज़ की नहीं पता है। लेकिन आप लोग का ये कि फॉर्चुनेटली आप लोग को सारी केमिस्ट्रीज पता होती हैं। केमिस्ट्रीज आप पढ़ के पूरी हर चीज़ की आते हो, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज जब आता है तो ज़ाहिर है आप लोग का जो रिजल्ट होता है उन लोगों से कई गुना बेहतर होता है। और ऐसा है कि हम लोग जब जाते हैं इंडस्ट्रीज में तो रेसिपी डेवलपमेंट से लेके प्रोडक्शन, क्वालिटी, सब में हम लोग का अच्छा खासा रोल होता है। हम पहली स्लाइड अगर देखें तो मैंने कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की है। कार्बोहाइड्रेट्स आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली बात है, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ा सा रिकॉल कर ले हम लोग। इसमें अगर आप देखें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो टू डिफरेंट टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक सिंपल होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल के अंदर भी दो होते हैं, मोनोसेचराइड्स और डाइसेचराइड्स। मोनो का मतलब जाहिर है आप लोगों को पता है सिंगल होता है, डाई का मतलब दो होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मोनो में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज आ रहा होता है, जबकि डाइसेचराइड में जो है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज है। कॉम्प्लेक्स के अंदर तो बहुत बड़ी एक पूरी चेन है। उसमें स्टार्चेज हैं। स्टार्चेस के अंदर भी अगर आप देखेंगे, स्टार्चेस के अंदर भी अगर आप कभी देखेंगे लिटरेचर में, तो मॉडिफाइड स्टार्चेस की एक पूरी केमिस्ट्री है, पूरी एक साइंस है उसके अंदर।
मॉडिफाइड स्टार्चेस अगर मैं आपको छोटा सा ही बता दूं, मॉडिफिकेशन इस तरीके से होती है कि नॉर्मली हम लोगों ने अभी तक जो देखा होगा, आप लोगों ने जो देखा होगा, स्टार्चेस जो है वो हॉट वाटर में जो है वो जेलेटिनाइज होता है। मॉडिफिकेशन जो है ज़ाहिर है हम लोगों ने ही इन्वेंट की है। एफटीज ने और जितनी भी साइंस के टेक्नोलॉजिस्ट लोग थे, उन्होंने मॉडिफिकेशन ऐसी की कि वो कोल्ड वाटर में भी जेलेटिनाइज हो जाता है। डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मॉडिफिकेशन हो सकती है स्टार्च की। ग्लाइकोजन होते हैं, सेकंड ग्लाइकोजन है, फाइबर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ के लिए। डाइटिशियंस को ज़्यादा ज़्यादा बेहतर पता होता है इस चीज़ के बारे में, और हमें फाइबर रिच जो है डाइट लेनी चाहिए। ये फाइबर का तो एक अलग बिल्कुल चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, पहली स्लाइड जो है बिल्कुल बेसिक्स थी जो आप लोग को रिकॉल करवानी थी। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो कन्फेक्शनरी आइटम जो है, वो कन्फेक्शनरी आइटम को जो आगे आपको मैंने स्लाइड्स दिखाई है, नेक्स्ट स्लाइड की करेंगे आप उबैद? अच्छा, मैंने छोटा सा बताने की कोशिश की व्हाट इज कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी का अगर आप देखें तो कन्फेक्शनरी इज द आर्ट ऑफ मेकिंग कन्फेक्शंस which are food items that are rich in sugar and carbohydrates। जाहिर है कि कार्बोहाइड्रेट शुगर है तो कार्बोहाइड्रेट्स तो होना ही है। कन्फेक्शनरी के अंदर भी जो दो ब्रॉडर टर्म्स जो यूज होती हैं ग्लोबली, वो यूज होती हैं बेकर्स कन्फेक्शंस और शुगर कन्फेक्शंस। बेकर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि बेकरी में भी कन्फेक्शंस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कन्फेक्शनरी जो है वो हर इंडस्ट्री में यूज होता है। बेशक स्पाइसेस हो, बेकरी के आइटम हो, बेकिंग का सेक्शन हो, कोई सेक्टर हो, सब में आपका जो है शुगर का या कन्फेक्शनरी के कुछ आइटम्स का बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है रेसिपीज में। तो इस तरह दो हमारे जो है टर्म्स जो यूज होती हैं, बेकर्स कन्फेक्शन और शुगर कन्फेक्शन, मॉडर्न टर्म्स होती हैं यूज। नेक्स्ट स्लाइड में आइएगा, तरह बेकर कन्फेक्शन क्या होता है थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ मैं। अच्छा, बेकर्स कन्फेक्शन में भी देखें बहुत सारी एक बड़ी रेंज है। इसमें कुकीज होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, हैंडमेड बिस्किट्स जो अभी बहुत कॉन्सेप्ट आ गया मार्केट में। हैंडमेड कुकीज के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हो गया है अब कि वो बहुत स्टार्ट हो गए हैं। पेस्ट्रीज होती हैं, केक्स होते हैं। इसमें आइसक्रीम्स भी जो है वो कन्फेक्शनरी ही उसमें टर्म में आती हैं। इसके आगे क्लासिफिकेशन मैंने की हुई है, नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा उबैद। अच्छा, मेजर कैटेगरी जो इसके अंदर फॉल करती है वो केक्स हैं, स्वीट पेस्ट्रीज हैं, वेफर्स हैं, डोनट्स हैं, कुकीज हैं, बिस्किट्स हैं। अच्छा, कुकीज और बिस्किट्स आप लोग ये कह रहे होंगे मैंने दोनों चीजें क्यों लिखी है तो सेम चीज। इसमें कुकीज और बिस्किट का जो कॉन्सेप्ट है, जो नॉर्मली लोग समझते हैं, थ्योरेटिकली भी आपको मिलेगा ये चीजों में। कुकीज जो हैं नॉर्मली जो है वो सॉफ्ट टेक्सचर के होते हैं। इसमें हाई स्वीटनेस लेवल ज्यादा होता है, फैट कंटेंट इसमें ज्यादा होता है। तो वो कुकीज डेफिनेशन में आ जाते हैं। कुकीज की डेफिनेशन में हाई स्वीटनेस लेवल होगा, हाई शुगर कंटेंट होगा और फैट होगा। बिस्किट्स जो होते हैं ब्रिटल उसमें होते हैं, मतलब उसका टेक्सचर जो है तो काफी ब्रिटल होता है। हार्ड बिस्किट्स कहलाते हैं। तो हार्ड टेक्सचर को, जो उसके फ्लावर बेसिस बिस्किट होते हैं, उसको बोलते हैं बिस्किट्स की कैटेगरी में उसको कहते हैं। कुकीज और बिस्किट्स को मैंने इसलिए क्लासिफाई कर दिया कि आप लोगों को जरा फ्यूचर में कोई चीज पूछता है, कोई इंटरव्यू हो रहा हो या कोई जई जगह आप लोग पढ़ रहे हो, तो कुकीज और बिस्किट्स का आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। अच्छा, शुगर कन्फेक्शंस की बहुत बड़ी रेंज है। इसमें सबसे टॉप जो होता है वो हार्ड बॉइल्ड कैंडीज होती हैं, जिसमें आपका अगर कन्फेक्शनरी का पार्ट देखा तो आई थिंक 95% तो कन्फेक्शनरी का ही बेसिस है इसकी, हार्ड बॉइल्ड कैंडीज की। बाकी 5% में एडिटिव्स आ जाते हैं और दूसरे फ्लेवर्स वगैरह आ जाते हैं। जेलीज है, डिफरेंट इसके टाइप्स नेक्स्ट स्लाइड में होंगी। बेस्ट नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अच्छा देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसमें हार्ड बॉइल्ड कैंडीज जो टॉप लिस्ट पे होता है। सेकंड वन इज च्यू कैंडीज, चॉकलेट्स। चॉकलेट्स की एक बहुत बड़ी रेंज है। चॉकलेट्स होती हैं, क्रीम्स होती हैं। चॉकलेट्स की एक टाइप होती है माइक्रोन। अच्छा, चॉकलेट को अगर आप कभी भी क्लासिफाई करें, कभी फ्यूचर में आपको चॉकलेट्स का कुछ मिल रहा हो, प्रोजेक्ट मिल रहा हो, तो चॉकलेट्स में क्या होता है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज इसकी मिलिंग है। मिलिंग डिपेंड करती है आपके माइक्रोन साइज पे। जो चॉकलेट का माइक्रोन साइज होता है उस पर डिपेंड करता है, क्रीम है, चॉकलेट है, फाइन चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट। चॉकलेट की तो एक बहुत बड़ी एक साइंस है। चॉकलेट ब्लूमिंग भी एक इशू आता है, वो जो एक इशू है चॉकलेट का, वो ब्लूमिंग का इशू आता है, व्हाइटनेस आ जाती है चॉकलेट की। वो भी आपकी पूरी कन्फेक्शन से रिलेटेड एक साइंस है पूरी इसमें चॉकलेट की, इसलिए मैंने चॉकलेट को जरूर लिखा है इसमें टॉप लिस्ट पे। जेलीज हैं। इसका एक मेजर आइटम जो जेली है, कोटेड चॉकलेट बीन्स। चॉकलेट के बीन्स बनते हैं, उसकी कोटिंग होती है, वो भी जो कन्फेक्शनरी के सारे आइटम है उसमें बीन कोटिंग जो होती है एक पूरी, समझ लीजिए एक बहुत बड़ा प्रोसेस है।
अगर मैं कोटिंग को समझाना चाहूँ तो कोटिंग आपका तकरीबन तकरीबन कोटिंग का प्रोसेस अगर आप देखें तो 3.5 डेज से 4 डेज तक का एक प्रोसेस टाइम होता है कोटिंग का। चॉकलेट बीन्स के बाद आपको 3.5 टू 4 डेज के बाद प्रोडक्ट आपको फाइनल मिलती है। अब ये 4 डेज तक प्रोडक्ट में होता क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कोटिंग में होता है चॉकलेट, पहले चॉकलेट बीन बनता है। बीन के बाद इसकी शुगर कोटिंग होती है, शुगर सिरप की कोटिंग होती है। वो कोटिंग तकरीबन आपकी चलती रहती है 1 दिन से 1.5 दिन तक। वो कंटिन्यू एक पेन्स होते हैं, राउंड पेन्स, अगर आप कभी देखें सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, राउंड पेन्स होते हैं, वो घूमते रहते हैं, कंटिन्यूअस घूमते रहते हैं और हम लोग उसमें मैन्युअली टॉप अप करते रहते हैं शुगर सिरप को। शुगर सिरप उस बीन्स के अंदर कोटेड होता रहता है, वो उसको कवर करता रहता है। उसके बाद फिर हम डालते हैं, कलर डालते हैं, उसमें गम का एक पूरा लाइन होती है, गम की लाइन पूरी स्टिक करते हैं, फिर उसके एंड में कलर होता है, फिर उसमें शाइनिंग होती है। तो ये प्रोसेस तकरीबन आपका 4 डेज पे जा रहा होता है। फिर देखने में ये आपको बीन्स बहुत छोटे-छोटे लग रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी एक साइंस होती है बीन्स पे, कोटेड बीन्स पे स्पेशली, बंटीज़ जिसे आप लोग कहते हैं। इसकी बहुत बड़ी एक साइंस है और ये बहुत ही मैनुअल प्रोसेस होता है, पूरा एक्सपीरियंस लोग इसको बना रहे होते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो च्युइंग गम्स हैं। गम्स के अंदर ज़रा बहुत सारी टाइप्स होती हैं, फ्लिंग गम्स भी होती हैं। जैसे अगर आप हिलाल की बात करें या किसी और की बात करें तो फ्लिंग के लिए फ्रेशअप की जो होती है वो सेंटर फिल्ड गम्स होती हैं। सेंटर फिल्ड गम्स होती हैं, उसका टेक्सचर अलग होता है। अगर आप हार्ड गम्स की बात करें तो किटको होती है, डिंगडोंग थी, ये हार्ड गम्स होती हैं। इसका मांस का थोड़ा-सा टेक्सचर अलग होता है, होती गम बेस की है, लेकिन ये टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट होता है, टाइप्स होती हैं इसकी गम की। आइसक्रीम, मैंने आपको पहले बताया था कि आइसक्रीम भी इसके अंदर फ़ॉल करता है। आइसक्रीम जो है में जो है शुगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आइसक्रीम का टेक्सचर जो डेवलप करता है शुगर है, उसमें ग्लूकोज़ सिरप होता है, उसके बगैर उसका टेक्सचर कभी भी डेवलप नहीं हो पाता है। ये सारे मेजर कैटेगरीज़ थी जो फ़ॉल कर रही थी कन्फेक्शनरी में, बाकी और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ थी, लेकिन मेजर कैटेगरीज़ ये मैंने मेंशन कर दी थी। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा उबैद। अच्छा, हिस्ट्री, छोटी-सी हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिस्ट्री तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी थी, छोटी मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है इसमें। शुगर से पहले होता क्या था दुनिया में? शुगर से पहले दुनिया में जो होता था वो एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर जो था कन्फेक्शनरी बेस, इसको हनी को बोलते थे। हनी पहले यूज़ होता था, पहले इन्वेंट हुआ था हनी। शुगर का कॉन्सेप्ट नहीं था लोगों के पास। शुगर का कॉन्सेप्ट जो आया वो जो देखें, द इंडियंस डिस्कवर्ड द क्रिस्टलाइज्ड शुगर फ्रॉम शुगर केन इन अराउंड 350 एडी। 350 एडी में जो है वो एक इंडियंस ने जो है डिस्कवर किया क्रिस्टलाइज्ड शुगर को। और शुगर के क्रिस्टल्स ऐसे नहीं होते थे, काफ़ी उस ज़माने में जो थे काफ़ी बड़े साइज़ के क्रिस्टल्स होते थे शुगर्स के। तो द वर्ड शुगर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। संस्कृत जो है वो इंडियन लैंग्वेज है। उन्होंने ये डिराइव किया था शुगर का वर्ड इससे। जब शुगर जो है बहुत जब पहले इन्वेंट हुई थी, डिस्कवर हुई थी, तो काफ़ी जो है वो हाई कॉस्ट शुगर थी, एक्सपेंसिव थी बहुत ज़्यादा। लेकिन 1500 के जो निकला, 1500 का एयर जो गया आगे, तो उसके बाद जो है कंसीडर्ड एज़ फाइन शु स्पाइस। देखिए इसमें लिखा हुआ है कंसीडर्ड एज़ फाइन स्पाइसेस। इसको फाइन स्पाइसेस कहा जाता था पहले। आफ्टर द ईयर 1500 शुगर प्रोड्यूस इन मच चीपर एंड बल्क क्वांटिटी। 350 के बाद 1500, मतलब इतना ईयर्स गुजरने के बाद जो है लोगों ने इतना डिस्कवर किया, शुगर केन से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, फैक्ट्रीज डेवलप हो गई, तो फिर जाके शुगर जो है वो थोड़ी-सी लोगों के लिए नॉर्मल हुई, प्राइस कम हुआ, बल्क क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि हनी जो है ज़ाहिर है इतना प्रोडक्शन नहीं थी हनी की। शुगर जब आई तो हनी को उसने रिप्लेस किया, तो फिर शुगर ही हर जगह यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने। हनी अभी भी ज़ाहिर है बहुत शॉर्ट होता है, पूरा प्रोडक्ट नहीं हो पाता है, प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती हनी की। हनी के प्रॉपर फार्म्स होते हैं। हनी जो है समझ लें बहुत ही रिच होता है, हर चीज़ हनी में इम्पोर्टेंट होती है। नेचुरल जो होता है हर न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होता है हनी में। शुगर आने के बाद शुगर इंडस्ट्रीज़ वगैरह लग गई थी, कन्फेक्शनरी का एक पूरा कॉन्सेप्ट आ गया था मार्केट में। फिर शुगर से ही हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ड्राइव किए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इससे चलना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट स्लाइड में आएँगे तो इसमें स्वीटनेस लेवल मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड अगर आप देखें, स्वीटनेस लेवल, शुगर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। स्वीटनेस लेवल जो है वो आप देखें, अगर हर उसमें सक्रोज़ जो हमारा बेंचमार्क होता है, सक्रोज़ बोलते हैं, केमिकल नेम है हमारी नॉर्मल शुगर का। नॉर्मल शुगर का सक्रोज़ केमिकल नेम है। इसमें 100% जो होती है, मतलब 100% आप समझिए स्वीटनेस लेवल होती है। इसको बेंचमार्क किया गया है। बेंचमार्क में देखें आप, तो लैक्टोज़ है, ग्लैक्टोज़ है, माल्टोज़ है, इन्वर्ट शुगर है, जो इन्वर्ट होती है स्टार्च से शुगर बनवाते हैं। एलुलोज़ है, ग्लूकोज़ है, लैक्टोज़ है, हनी है। हाई फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप 42% का है, जो हाई फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप बनता है। अच्छा, फ्रक्टोज़ स्वीटनेस लेवल में फ्रक्टोज़ है वो
अप्रोक्स डबल 180% तक जा रहा होता है सक्रोज से। तो ये स्वीटनेस लेवल ज़ाहिर है हम सबको पता होना चाहिए। जब हम लोग कभी फ्यूचर में प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज में जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग को रेसिपी डेवलपमेंट में, टेक्सचर में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप ग्लूकोज को देखें और फ्रक्टोज को देखें, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बेसिकली तो एक ही चेन में लाई करते हैं, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर सिर्फ चेंज होने की वजह से स्वीटनेस लेवल में इतना ह्यूज डिफरेंस इसमें आपको नजर आ रहा होगा, डबल का डिफरेंस। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें, नेक्स्ट स्लाइड में एक मैंने टेंटेटिव नंबर्स दे दिए, जिससे आपको अंदाजा होगा कि कितना कन्फेक्शनरी की इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान में है, कितनी ह्यूज अमाउंट में जो है वो काम कर रही हैं। टॉप इंडस्ट्रीज हमने लिखी हैं, वैसे तो कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बहुत सारे लोगों ने बना दी हैं। इसमें टॉप इंडस्ट्रीज जो है आपको कन्फेक्शनरी की हिलाल नजर आएगा, हिलाल फूड्स है। स्माइल इंडस्ट्री की कैंडीलैंड है, स्माइल इंडस्ट्रीज के बहुत सारे प्लांट है। कैंडीलैंड इसमें जो है वो कन्फेक्शनरी बेस्ड प्लांट है। कैंडीलैंड भी अगर आप देखें तो कैंडी पाकिस्तान में। अच्छा, थर्ड जो है से बीपी जो है वो पायनियर थी हमारे, अगर पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पायनियर बीपी थी पहले स्टार्ट में। बीपी थी, एबी फूड्स थी, कैडबरी है, कैडबरी चॉकलेट्स पे बहुत ज्यादा काम करता है। किटको है, मेफियर एक इंडस्ट्री है, ये लाहौर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। इसमें इसमें कुछ कराची भी हैं, कुछ लाहौर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। मिचेल्स है, ओनली कन्फेक्शनरी एंड चॉकलेट्स। मिचेल्स जो कन्फेक्शनरी चॉकलेट्स पे काम करता है। इसमें जैम्स वगैरह भी होते हैं, बहुत सारे मिचेल्स के और प्रोडक्ट भी हैं। डेनपाक है, डेनपाक का आप समझ लें कि अगर मैं आपको बताऊं 80% डेनपाक जो है वो एक्सपोर्ट पे जाता है, 20% सिर्फ लोकल है। डेनपाक की प्रोडक्ट 80% जो है वो एक्सपोर्ट पे चल रही होती है। स्वीट हिल जो है वो भी एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है जो कैंडीज टॉफीज पे काम करती है। अगर आप इसमें मेजर प्रोडक्ट्स की लाइंस देख लें, अगर हिलाल में देख लें, तकरीबन आपको 8 और 9 लाइंस आपको नजर आएंगी। इसमें कैंडीज है, बबल्स है, जेलीज है, चॉकलेट का पूरा सेक्शन है, बीन सेक्शन है, पाउडर ड्रिंक्स। इनका पाउडर ड्रिंक्स जो हिलाल में होता है, लीमू पानी सनसिप के नाम से इनका ब्रांड है, जो टैंग वालों के बेंचमार्क पे इन्होंने डेवलप किया था। माउथ फ्रेशनर जो है, माउथ फ्रेशनर जो होते हैं वो इनका पान बार प्रोडक्ट है हिलाल वालों का। जाहिर है मैंने हिलाल में काम किया, तो हिलाल का जो है काफी डेप्थ में अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूं। क्वेश्चन ये था कि हम लोग जो है हनी को प्रोसेस, व्हाई वी कांट यूज हनी इन प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में हनी, हनी देखें अगर हम किसी भी प्रोसेसिंग में यूज करते हैं, किसी रेसिपी में यूज करेंगे, तो हनी जो है, आइडिया सबको है कि हनी जो है बहुत कॉस्ट जो है इम्पेक्ट करता है, कॉस्ट ज्यादा है इसकी, बहुत हाई कॉस्ट है हनी की। कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें हनी यूज करना पड़ता है हमें, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना पड़ता है, और उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी ऐसी प्रोडक्ट की होती हैं। बाकी मेजरली हम लोग शुगर को बहुत ज्यादा केमिकल स्ट्रक्चर से चेंज करके स्वीटनेस लेवल और बहुत सारी चीज शुगर में हम चेंज कर सकते हैं, जो हनी जैसा टेक्सचर भी प्रोडक्ट में दे सकती हैं, और देती भी हैं। शुगर्स को अगर आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो शुगर में इन्वर्ट शुगर और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप और बहुत सारे सिरप्स भी आ चुके हैं मार्केट में। ग्लूकोज सिरप्स अगर आप देखें तो ग्लूकोज सिरप जो है बहुत सारे बॉम्बे, अगर आपने ज़्यादा थ्योरेटिकली पढ़ा होगा, बॉम्बे होता है, डीई होता है ग्लूकोज सिरप का। अगर ग्लूकोज सिरप एग्जाम्पल दूं मैं, तो कैंडीज में ग्लूकोज सिरप जो है वो 42 डी का यूज हो रहा होता है नॉर्मली इंडस्ट्रीज में, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्सचर, कैंडी के टेक्सचर की वजह से जो है वो 42 का यूज करते हैं। और कुछ इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो 45 डी का यूज करती हैं गम्स के अंदर। बबल गम्स जो है वो 45 डी का यूज होता है नॉर्मली, अगर इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो 45 डी में टेक्सचर जो है बबल का बहुत अच्छा आ रहा होता है। तो कहने का मतलब है कि हनी को रिप्लेस किया, तो शुगर की प्रोसेसिंग में, शुगर की केमिस्ट्री में भी ज्यादा बहुत ज्यादा चेंज आया है इंडस्ट्रीज के अंदर। शुगर को बहुत ज्यादा लोगों ने केमिकल कर दी है हनी से उसकी। अच्छा, बात ये हो रही थी कि स्माइल इंडस्ट्रीज जो है वो कौन से प्रोडक्ट्स लाइंस उसमें उनके पास है। अच्छा, लाइंस जो है इन लोगों के पास, जो मैक्सिमम स्माइल इंडस्ट्रीज की, हिलाल फूड्स की जो लाइंस हैं, वो आपकी सारी इंपोर्टेड लाइंस है, कोई लोकल लाइंस नहीं है। सारे प्लांट जो है आपके जर्मनी के हैं। नॉर्मली जर्मनी जो है हमारी, जापानीज हो गई, जर्मनी की जो ब्रांडिंग होती है प्लांट्स की, नॉर्मली प्लांट्स वहीं से आ रहे होते हैं। जर्मनी के प्लांट्स बहुत ही कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है।
इसमें जो आपका स्माइल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट हैं वो जेलीज है, कैंडीज है, लॉलीपॉप है, चॉकलेट्स पे काम कर रहे हैं, बिस्किट्स का बहुत बड़ी एक इनका रोल है स्माइल इंडस्ट्रीज का। स्नैक्स भी ये लोग बना रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे आप देखें तो नॉर्मली कंपनीज जो है सब कुछ जो है वो कुछ ना कुछ कन्फेक्शनरी का आइटम बना रही हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को बताने की है कि कन्फेक्शनरी की इंडस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान में और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो इंपॉर्टेंस है वो परसेंटेज अगर आप देखें सिर्फ पाकिस्तान की परसेंटेज निकालिए, टेंटेटिव फिगर्स हैं ये जो टेंटेटिव फिगर्स हैं 26% जो है 100% में से पाकिस्तान का जो शेयर है वो हिलाल फूड्स के पास है। हिलाल फूड्स जो 26% जो है वो पूरा करता है कन्फेक्शनरी की इंडस्ट्री को। स्पाइन इंडस्ट्री अगर आप देखें तो 21% स्पाइन इंडस्ट्री का शेयर है, इसमें कंट्रीब्यूशन है। बीपी स्वीट्स का अगर आप देखें तो बीपी स्वीट्स जो है 13% पे, बाकी सारे 9% 11%। ये छोटी इंडस्ट्रीज हैं, कंट्रीब्यूशन इनका कम है, इनके प्रोडक्ट रेंज भी कम है, तो इसके हिसाब से इनकी कंट्रीब्यूशन का मार्जिन भी कम है। अगर आप बिलियंस में देखना चाहें टर्नओवर इनका, तो ये बिलियंस में टर्नओवर जो है पर एनम है, पर एयर का ये टर्नओवर है। 3.5 बिलियन सबसे टॉप पे जो है हिलाल फूड्स का टर्नओवर आ रहा होता है 3.5 बिलियन। बिलियन का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूं तो 1 बिलियन में 10 मिलियन होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि 3.5 मिलियन का मतलब है 35 मिलियन इसका होता है बिलियंस का। तो काफी ह्यूज अमाउंट होता है, काफी ह्यूज इनका शेयर है मार्केट में। अगर पाकिस्तान की इंडस्ट्री में देखिए, इसमें पाकिस्तान का सिर्फ डेटा लिया है हमने। एक्सपोर्ट का अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट की फिगर्स वो अलग आ रही होती हैं। अच्छा, अगर हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे इसमें तो टोटल, अच्छा इसमें टोटल जो देखें आप, टोटल एक में दिखाएगा 13 पॉइंट कितने बिलियन आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री का। बैक करिएगा स्लाइड को एक। 13.4 बिलियन की इंडस्ट्री सिर्फ पाकिस्तान की है। अगर आप देखें तो इंडस्ट्रीज जो हैं वो आप समझ सकते हो, 13.4 बिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट के हम लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं और इतना लोग इसको कंज्यूम भी करते हैं इंडस्ट्रीज को। इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा 13.4 बिलियन की सिर्फ पाकिस्तानी कंजम्पशन है। और इंडस्ट्री ज़ाहिर एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कर रही होती है, तो उसका अमाउंट बहुत ही अलग है। नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा। अच्छा, मैंने आपको ये कोशिश की है कि मैक्सिमम जो है वो इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन दूँ, तो इसमें मैंने 3 जो प्रोसेसिंग है प्रोडक्ट्स की वो आपको थोड़ी सी डिफाइन करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो कि प्रोडक्शन में होता क्या है। ऐसा आप लोग जो पढ़ते हैं प्रोडक्शन में होता क्या है। इसमें आप देखें सबसे पहले जो टॉप हमारी जो कैटेगरी थी इसकी हार्ड बॉइल्ड कैंडी प्रोडक्शन की थी। इसका फ्लो चार्ट मैंने एक बना के डिफाइन करने की कोशिश की है। हार्ड बॉइल्ड में मैंने आपको बताया था कि 95% जो है वो कन्फेक्शनरी का ही आइटम, कन्फेक्शनरी बेस्ड प्रोडक्ट है ये हमारी। इसमें सक्रोज का मतलब ज़रा शुगर है, केमिकल नेम सक्रोज है इसका। वाटर होता है, ग्लूकोज सिरप होता है। वाटर जस्ट जो यूज करते हैं हम लोग टू डिजोल्व दिस शुगर एंड ग्लूकोज सिरप। इसका कोई और बेसिक रीजन नहीं है वाटर के इस रेसिपी में, क्योंकि वाटर का जो स्टैंडर्ड हमारा जो कैंडी का वाटर का स्टैंडर्ड है वो 2 to 3% इसका स्टैंडर्ड है। जितना भी वाटर हम रेसिपी में डालते हैं उसको डिसॉल्व करने के लिए शुगर को और ग्लूकोज सिरप को, उसको हम बाद में कुकिंग के जरिए इसको एवोपरेट भी करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारा 2 से 3% स्टैंडर्ड होता है मॉइस्चर कंटेंट इसका। इसका भी बहुत एक बेसिक रीजन है। अगर आप इसी केमिस्ट्री समझेंगे कि अगर हाई मॉइस्चर की कैंडी अगर आप बना देंगे तो हम सबको पता है, हम सब ने थियोरेटिकली पढ़ा है कि शुगर जो है वो हाईग्रोस्कोपिक इन नेचर होती है। जैसे आप शुगर को एनवायरनमेंट में रखते हैं तो ह्यूमिडिटी जो है वो फौरन अटैक करता है उस पर, और शुगर का जो टेक्सचर है वो ज़्यादा चेंज होता है, लंपिंग फॉर्म हो जाती है। अगर आप कैंडी को भी रख देते हैं, कभी आप देखिएगा कैंडीज को अगर आप अनरैप करके रैपर से निकाल के रखते हैं कहीं पे, तो ये कैंडीज जो है वो स्टिकीनेस स्टार्ट कर देती हैं। स्टिकीनेस का मतलब ये होता है कि जो मॉइस्चर उसमें अटैक करता है कैंडीज में, शुगर से बाउंड हो जाता है वो। तो इसलिए शुगर का जो मॉइस्चर कंटेंट है, शुगर की कैंडीज के प्रोडक्शन का मॉइस्चर कंटेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम प्रोसेस की बात करें तो शुगर, वाटर और ग्लूकोज सिरप। ग्लूकोज सिरप जो है कैंडीज में 42D का, नॉर्मली जो इंडस्ट्रीज यूज करती हैं 42D का यूज करती हैं। 42D का क्यों यूज करती हैं, इसका रीजन ज़ाहिर है हम सबको पता होना चाहिए। 42D का इसलिए यूज करती हैं कि इसका टेक्सचर जो है कैंडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम 42D का यूज नहीं करेंगे तो इसके टेक्सचर, इसका एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि 42D में जो है इसका टेक्सचर बहुत अच्छा डेवलप होता है और ये शुगर की क्रिस्टलाइजेशन को रोकता भी है।
क्योंकि कुछ कैंडीज में अगर आपने देखा होगा हेजीनेस आ जाती है, कैंडी क्रिस्टल क्लियर नहीं होती है, जो कि कैंडी को क्रिस्टल क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी, हेजीनेस आएगी, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर रीक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गई है। ग्लूकोज सिरप की जो क्वांटिटी रेसिपी में होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको अगर टेंटेटिव बताऊं तो 60-40 का रेशियो होता है। अगर ग्लूकोज सिरप आपका 60% होगा तो शुगर आपकी 40% होती है। ग्लूकोज सिरप हम रेसिपी में हमेशा ज्यादा रखते हैं, क्योंकि क्रिस्टल डिफरेंट इंडस्ट्रीज की डिफरेंट रेसिपीज होती हैं, उनके प्लांट के हिसाब से होती है। अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, थ्योरेटिकली शायद ये बात बताई नहीं जाती। अगर मैं फॉर एग्जांपल लूं, कैंडी के दो प्लांट हैं, दो डिफरेंट कंट्रीज के प्लांट हैं, काम वो एक ही करते हैं, प्रोडक्ट वो एक ही बना रहे हैं, लेकिन दोनों प्लांट के प्रोडक्ट्स में बहुत फर्क आपको वाजे नजर आएगा। आप देखेंगे, आप फिर बोलेंगे यार रेसिपीज बिल्कुल सेम है, हमारे टेम्परेचर सेम है, हमारी सारे पैरामीटर्स प्रोडक्ट के सेम है, लेकिन ये प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों आ रही है? इसको कहते हैं प्लांट का बिहेवियर। ये प्लांट का बिहेवियर कहलाता है। डिफरेंट प्लांट्स पे डिफरेंट प्रोडक्ट का बिहेवियर होता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए जब हम इंडस्ट्री में जाएंगे। हमारे पास जैसे केक की लाइनें, काफी इंडस्ट्रीज का केक की 2 या 3 लाइंस होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज के ओरिजिन की होती हैं। कैंडी के प्लांट की मैंने आगे एग्जांपल दी भी, मैं आपको दिखाऊंगा भी। कैंडी के प्लांट की भी डिफरेंट आपके ओरिजिन से प्लांट आते हैं कंपनीज में, कोई एक प्लांट तो नहीं होता, 2 या 3 प्लांट लाजमी हर कंपनी में होते हैं। हर प्लांट की प्रोडक्ट आपको अलग नजर आएगी हमेशा। उससे उससे कोई परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि वो प्लांट की इन बिल्ड जो है वो क्वालिटीज होती हैं। तो वो इन बिल्ड आपकी प्रॉपर्टी एक प्लांट की है कि आप थोड़ा बहुत डिफरेंस प्रोडक्ट में आएगा। जाहिर है हमारा काम है कि प्रोडक्ट को बिल्कुल सेम रखना है। हमारा मेन गोल ये एफटीज का होता है कि इंडस्ट्रीज में कि प्रोडक्ट बिल्कुल सेम नेचर किया है, क्योंकि कस्टमर को ये बात नहीं पता होती कि हमारे पास 2 प्लांट हैं या 3 प्लांट हैं। हम आर एंड डी से, हम अपनी टेक्नोलॉजी से सारे पैरामीटर चेंज करते हैं। अब प्लांट का ऐसा भी होता है कि पैरामीटर हम प्लांट वाइज भी चेंज करते हैं, रेसिपी सेम होती है, पैरामीटर थोड़े बहुत ट्विकिंग करते हैं, ताकि प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो कस्टमर को बिल्कुल सेम मिले, सेम क्वालिटी की चीज उस कस्टमर को नजर आए। इसमें अगर हम बात करें, पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज वाटर शुगर है, उसको हम ग्लूकोज को डिसॉल्व करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्यों करते हैं? क्योंकि 100 डिग्री पे शुगर के डिसॉल्व होने की जो कैपेबिलिटी है वो डबल हो जाती है। शुगर का 100% आप देंगे तो सारा आपका प्रोसेस टाइम रिड्यूस हो जाएगा। प्रोसेस टाइम रिड्यूस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें प्रोसेस टाइम कम से कम में प्रोडक्शन हमें ज़्यादा निकालनी होती है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो है डायरेक्टली डिपेंड करती है आपके आउटपुट पे। किसी भी प्लांट का आउटपुट जो होता है वो हमें, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोडक्शन में। जो लोग प्रोफेशनल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम वक्त में ये मैक्सिमम आउटपुट प्लांट से ले सकें। ज़ाहिर है जब प्लांट हम प्रोक्योर करते हैं, किसी कंट्री से लेते हैं, तो वो आपको अपने प्लांट की कैपेसिटीज डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लें, मैक्सिमम जो प्लांट की कैपेसिटी लेते हैं 1500 kg पर आवर का एक प्लांट प्रोसेस करता है। वो आपको, जो कंट्री होती है, जिस कंट्री से भी आप लेंगे, वो आपको बताएगा, डिफाइन करेगा अपने डॉक्यूमेंट्स में कि हमारा प्लांट इतने कैपेबल है कि हम 1500 kg पर आवर का आउटपुट आपको देगा। तो उसको भी देखते हुए रेसिपी डिजाइन होती है। रेसिपी से ज़्यादा 100 डिग्री का लिखा इसलिए गया, स्टैंडर्ड इसलिए कि हमारा जो डिजॉल्विंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। शुगर बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी। हमें क्रिस्टल, हमें बिल्कुल भी सिरप के अंदर शुगर क्रिस्टल नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल अगर कोई भी रह जाएगा ड्यूरिंग मिक्सिंग, तो ज़ाहिर है वो आगे क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म हो जाएगी। एक पूरी साइंस होती है, आप लोग को भी ज़ाहिर है पता ही होगा थोड़ा बहुत, कि न्यूक्लियर फॉर्म हो जाता है कैंडी में। अगर जरा सा भी क्रिस्टल रह गया तो दोबारा से वो क्रिस्टलाइजेशन कैंडी में स्टार्ट हो जाती है और हेजीनेस की तरफ कैंडी चली जाती है। हार्ड बॉइल्ड कैंडी हमेशा आप देखेंगे तो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, और ये होती भी है। देन आप ग्लूकोज सिरप को देखें, प्री हीट लिखा हुआ है। प्री हीट का मतलब ये कि 50 to 60 डिग्री पे क्यों प्री हीट किया गया है इसको। ग्लूकोज सिरप 42 डिग्री का जो है वो काफी विस्कस होता है, इसकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा होती है। प्री हीट करेंगे तो ज़ाहिर है इसकी विस्कोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये इसका फ्लो जो होता है, जो इसकी फीडिंग होती है प्लांट के अंदर, वो जल्दी हो जाती है। फीडिंग जल्दी होगी तो ज़ाहिर है आपका प्रोसेस टाइम, वही वाली बात है कि प्रोसेस टाइम भी कम हो जाएगा। जब 2 या 3 प्रोडक्ट आपके जाते हैं, इनकी मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होने के बाद इनकी कुकिंग के भी 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप तो हमारा हो गया ये 100 डिग्री वाला, जो कुकिंग हमारा स्लरी, इसको बोलते हैं स्लरी बनना। ये स्लरी कहलाती है, शुगर सिरप की स्लरी होती है, कि इसमें शुगर, ग्लूकोज और पानी की स्लरी बन जाती है। स्लरी के बाद इसे कुकिंग करते हैं हम लोग। कुकिंग, जो फाइनल कुकिंग सेकंड स्टेप की कैंडी में 2 स्टेप कुकिंग होती है। फर्स्ट स्टेप पे 100 हो गया, कुछ इंडस्ट्रीज में 108 डिग्री भी होता है, 110 डिग्री भी होता है। अगर आप लोगों ने कभी लैब्स में ट्रायल किया हो कैंडीज का,
तो लैब में भी अगर हार्ड बॉइल्ड कैंडी देखो तो हर टेम्परेचर पे कैंडी का बिहेवियर, इसके शुगर सिरप का बिहेवियर अलग आ रहा होता है। कभी आप लोग लैब में ट्रायल करें तो इसको जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा। हर टेम्परेचर 110 से लेके 145 जो मैक्सिमम टेम्परेचर है कैंडी का, उसके बाद आपकी ज़ाहिर है शुगर बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो कैरेमलाइजेशन की तरफ वो जाना शुरू कर देता है। तो 145 इसके मैक्सिमम लिमिट टेम्परेचर होता है। तो 145 तक आप हर टेम्परेचर पे इसको जरूर नोटिस कीजिएगा अपनी लैब में कि उसके जो एक तार की फॉर्मेशन होती है ना शुगर की सिरप की, वो एक डिफरेंट आपको बिहेव दिखाएगी। सेकंड स्टेप पे जो कुकिंग होती है 138 से 145 डिग्री एक रेंज होती है। 145 से ऊपर कोई भी नहीं जाता, 145 से ऊपर जाएंगे तो फ्लेवर आपका सिरप का चेंज होना शुरू हो जाएगा। कैरामलाइजेशन का फ्लेवर स्टार्ट, जो मेथड है वो स्टार्ट हो जाता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग को ज़ाहिर है कुकिंग तो हमने कर दी, अब हमें इस जो हमने वाटर डाला था स्टार्ट में जो सिर्फ डिसॉल्विंग के लिए यूज हो रहा था, उसको हमें एवोपरेट भी करना था। एवोपरेट के लिए हम होता है वैक्यूम के जरिए हम लोग इसके मॉइस्चर को जो है वो इससे स्लरी से निकाल देते हैं बाहर। एक वैक्यूम सक्शन पंप लगे होते हैं प्लांट के अंदर। किसी प्लांट में जाएंगे तो वैक्यूम सक्शन पंप लाजमी आपको नजर आएगा, कैंडी के प्लांट पे स्पेशली नजर आएगा, और नॉर्मली प्लांट्स पे जहाँ रिक्वायरमेंट होते हैं मॉइस्चर को रिड्यूस करने की, वहां पे आपको वैक्यूम पंप्स नजर आएंगे जो वैक्यूम करते हैं और अपने मॉइस्चर, जो कुकिंग से मॉइस्चर ऊपर आता है तो मॉइस्चर को वो प्रोडक्ट से निकाल लेते हैं। वैक्यूम का प्रेशर मैंने नॉर्मली लिख दिया, जो कैंडी यूज होता है 5 बार टू 8 बार नॉर्मली यूज हो रहा होता है। ये प्लांट टू प्लांट वेरी भी करता है, लेकिन 8 बार जो है वो टू मच प्रेशर है, जो वैक्यूम का काफी ज्यादा प्रेशर होता है, जो कैंडीज में यूज हो रहा होता है। रेजिडुअल मॉइस्चर जो रेड में लिखा है, मैंने आपको दिखाया है कि 2 to 3% मॉइस्चर, रेजिडुअल मॉइस्चर इसमें रेसिपी में आ जाता है। अब सारे ये प्रोसेस टाइम, कुकिंग जो टेम्परेचर्स हैं, ये सारे पैरामीटर ये सेट करते हैं। पहले ये R&D डिपार्टमेंट पूरा सेट करता है, उस प्लांट पे रनिंग ट्रायल्स करता है, पूरा पैरामीटर सेट करेगा, फिर ये सारे क्वालिटी को देगा। क्वालिटी डिपार्टमेंट जो है उसको वैलिडेट करता है कि वाकई ये ऐसा है या नहीं है। जब क्वालिटी से वैलिडेट चीजें हो जाती हैं तो प्रोडक्शन के पास ये सारी चीजें आ जाती हैं, और प्रोडक्शन इसका फिर ओनर हो जाता है इस प्रोडक्ट का। इस प्लांट का प्रोडक्शन ओनर होता है, फाइनल ओनर जो है वो प्रोडक्शन ही होता है। सारे प्रोडक्ट के पैरामीटर्स जो डिफाइन करता है वो R&D डिपार्टमेंट कर रहा होता है। उन पैरामीटर्स को वैलिडेट क्वालिटी डिपार्टमेंट करता है, प्रोडक्ट डेवलप